हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर नेक्स्ट वीडियो। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी। ये रिसर्च मेथोडोलॉजी का थर्ड पार्ट है। और फर्स्ट दो पार्ट में हमने मीनिंग ऑफ रिसर्च, ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च, मोटिवेशन इन रिसर्च, टाइप्स ऑफ रिसर्च पढ़ा। उसके बाद रिसर्च अप्रोचेज, सिग्निफिकेंस ऑफ रिसर्च और रिसर्च एंड साइंटिफिक मेथड पढ़ा। साथ ही रिसर्च प्रोसेस भी पढ़ा। अब इस वीडियो में हम क्राइटेरिया ऑफ गुड रिसर्च और प्रॉब्लम फेस्ड बाय रिसर्चर पढ़ेंगे। क्राइटेरिया ऑफ गुड रिसर्च का मतलब आप अच्छी रिसर्च कैसे कर सकते हैं, कौन कौन से क्राइटेरियाज हैं, वो इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही जब कोई रिसर्च स्कॉलर अपनी पीएचडी के दौरान या जब भी कोई रिसर्चर अपना काम करता है तो उसको कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी होती है, इसके बारे में भी हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी का थर्ड पार्ट। सबसे पहले हम चैप्टर 9 में डिस्कस करेंगे क्राइटेरिया ऑफ गुड रिसर्च। अच्छी रिसर्च के लिए मेन क्राइटेरिया क्या है? अगर आप बात करें रिसर्च वर्क की, तो रिसर्च वर्क और स्टडी दोनों एक अलग अलग चीज़ें हैं। जब स्टूडेंट होता है वो अपनी स्टडी करता है और एग्ज़ाम देता है। रिसर्च वर्क उससे बिल्कुल डिफरेंट है। रिसर्च वर्क में आपको स्टडी तो करनी है, साथ में लेबोरियस वर्क भी करना है, लेबोरेटरी में भी काम करना है, आपको फील्ड पे भी काम करना है। तो आपको रिसर्च वर्क जो है स्टडी से बिल्कुल डिफरेंट होता है। लेकिन एक जगह ऐसी होती है जहाँ पे रिसर्च वर्क और स्टडी दोनों आके मिल जाते हैं, तब जाके साइंटिफिक मेथड जो है वो एम्प्लॉय होती है। तो साइंटिफिक रिसर्च इसी को कहा जाता है। साइंटिफिक रिसर्च क्या है? ये कुछ क्राइटेरियाज को सेटिस्फाई करने की टेक्निक है साइंटिफिक रिसर्च। पहला जो क्राइटेरिया है वो है कि जो रिसर्च है उसका जो एम है वो क्लियर होना चाहिए। जो भी हम जिस पर भी रिसर्च करना चाह रहे हैं उसका एम एकदम क्लियर होना चाहिए कि हम करना क्या चाह रहे हैं, और उसके लिए कौन कौन से कॉमन कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे। रिसर्च के दौरान जो भी प्रोसीजर यूज़ करेंगे वो एडुकेट होनी चाहिए, यानी सही तरीके से डिस्क्राइब्ड होनी चाहिए, ताकि कोई दूसरा जो अगर रिसर्चर है जिसको काम करना है तो वो उस मेथड का भी यूज़ कर सके अपनी रिसर्च के दौरान, ताकि वो और भी उसके फ़ायदे ले सके। रिसर्च में कंटिन्यूटी रखने के लिए हमको हमारा जो रिसर्च की प्रोसीजर है वो सही तरीके से डिस्क्राइब करना बहुत ज़रूरी है। तीसरा पॉइंट है, जो रिसर्च की प्रोसीजर है उस प्रोसीजर को बहुत केयरफुली डिज़ाइन करना चाहिए, ताकि जो रिज़ल्ट आए वो ऑब्जेक्टिव के ज़्यादा करीब हों। जो भी ऑब्जेक्टिव हमारे रिसर्च का, मान लीजिए जैसे मैं रिसर्च कर रहा हूँ मॉडिफिकेशन ऑफ ड्रग्स पे, ड्रग डिज़ाइन पे अगर मैं रिसर्च कर रहा हूँ, तो ये मेरा ऑब्जेक्ट है ड्रग डिज़ाइन, यानी किसी ड्रग के मॉलिक्यूल को जो ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है उस मॉलिक्यूल को मॉडिफाई करना, ये मेरा ऑब्जेक्ट है। और मॉडिफाई करके उसकी पोटेंशियल को बढ़ाना, यानी अभी वो जो रिजल्ट देता है, मान लीजिए कोई मेडिसिन है जो कि फीवर को 2 घंटे में रिमूव करती है, रिलीफ देती है, तो हम ऐसे मेडिसिन बनाएं कि जो वो फीवर को 1 घंटे में ही रिमूव कर दे या रिलीफ दे दे, और उसके साइड इफ़ेक्ट वो जो पेरेंट ड्रग है उससे थोड़े कम हो या ना हो, ऐसी मेडिसिन हम तैयार करें। तो हमारी जो रिसर्च प्रोसीजर की जो डिज़ाइन है वो एकदम केयरफुली हमको प्लान करना चाहिए, ताकि हमको ऑब्जेक्टिव के करीब रिजल्ट मिल सके। नेक्स्ट पॉइंट है, जो भी प्रोसीजर डिज़ाइन होगी वो उसको सही तरीके से रिपोर्ट करना ज़रूरी है। यानी जो रिसर्चर है उसको करेक्टली अपनी प्रोसीजर डिज़ाइन को रिपोर्ट करना चाहिए, ताकि सही फाइंडिंग्स पता चल सके, सही तरह के रिजल्ट पता चल सके, ताकि अगर कोई अगला रिसर्च स्कॉलर है जिसको उसी चीज़ पर काम करना है, तो अगर रिजल्ट सही होंगे तो उसका काम और बेहतर हो सकेगा। तो ये दूसरों को भी मदद करेगा और हमारी रिसर्च को भी एक ऑथेंटिक वे की तरफ ले जाएगा। जो डेटा एनालिसिस है वो एडुकेट होना चाहिए, यानी सही तरीके से डेटा को एनालिसिस करना चाहिए ताकि उसका महत्व बना रहे। एनालिसिस के दौरान जो मेथड यूज़ कर रहे हैं वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए।
उस मेथड की रिलायबिलिटी, वैलिडिटी डेटा के साथ मैच करनी चाहिए और उसको केयरफुली चेक भी करना है, रिलायबिलिटी को, वैलिडिटी। जो भी रिसर्च वर्क हम कर रहे हैं उसका जो भी कंक्लूजन आएगा, डेटा इंटरप्रिटेशन के बाद जो कंक्लूजन आएगा वो कन्फाइंड होना चाहिए, लिमिटेड होना चाहिए, और उस रिसर्च ऑब्जेक्टिव की तरफ जस्टिफाई भी होना चाहिए, ताकि रिजल्ट के सही सही रिसर्च के सही सही रिजल्ट हमको मिल सके। यदि रिसर्चर एक्सपीरियंस्ड है, यानी पहले से उसने और भी काम किया हुआ है इस तरह की स्टडी में, तब उस रिसर्च वर्क की रेपुटेशन और बढ़ जाती है और रिसर्चर के पास कॉन्फिडेंस भी होता है, जिस वजह से ये रिसर्च वर्क और बेहतर तरीके से सामने आता है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो कि एक अच्छी रिसर्च को क्रिएट करते हैं। ये सारे क्राइटेरिया है अच्छी रिसर्च को क्रिएट करने के लिए। तो जब भी हम रिसर्च वर्क के लिए जाएं, हमारा ऑब्जेक्टिव एकदम क्लियर होना चाहिए। जो भी हम स्टडी कर रहे हैं वो ऑब्जेक्टिव के आसपास, उसके जो भी रिजल्ट है वो ऑब्जेक्टिव के आसपास होने चाहिए। जो भी प्रोसीजर डिज़ाइन कर रहे हैं वो एकदम ऑथेंटिकेट होनी चाहिए। जो भी एनालिसिस करना है वो एडिक्वेट होना चाहिए ताकि उसका महत्व बना रहे। ये सारी चीज़ें हमको पता होनी चाहिए, और जो भी कंक्लूज़न होगा वो प्रॉपर कंक्लूज़न होना चाहिए। जब ये सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा तब रिसर्च जो है वो एक बेहतर और अच्छी रिसर्च कहलाएगी। अच्छी रिसर्च की क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? तो अच्छी रिसर्च के लिए, बेहतर रिसर्च के लिए 4 चीज़ें होनी चाहिए रिसर्च के अंदर। पहला तो रिसर्च सिस्टमेटिक होनी चाहिए, मतलब जो स्ट्रक्चर, जो स्टेप्स हमने दिए हैं उसी स्टेप को फॉलो करके रिसर्च वर्क करना चाहिए। सिस्टमेटिक कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए रिसर्च की। जो भी स्टेप, जो भी गाइडलाइंस हमने थ्योरेटिकल पार्ट में दी है वही एक्सपेरिमेंटल पार्ट में भी हमको रखना चाहिए। क्रिएटिव थिंकिंग उसके अंदर दिखनी चाहिए, किसी तरह की गैसिंग या इंट्यूशन उसके अंदर नहीं होना चाहिए, ताकि प्रॉपर रिजल्ट हमको मिल सके। तो सिस्टमेटिक वे होनी चाहिए, तब अच्छी रिसर्च मिलेगी। लॉजिकल होना चाहिए रिसर्च, यानी रिसर्च को प्रॉपर रूल्स, लॉजिकल रीजनिंग के थ्रू गाइड किया जाना चाहिए। उसमें क्या इंडक्शन होंगे, क्या डिडक्शन होंगे, इसके बारे में ध्यान रखना चाहिए। तो जब भी रिसर्च हम कर रहे हो तब हमको इंडक्शन और डिडक्शन, यानी क्या चीज़ लेना है और क्या चीज़ छोड़ना है, इसके बारे में हमको अच्छे से पता होना चाहिए। इंडक्शन की जो प्रोसेस होती है इसमें रीजनिंग वाला पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, जबकि डिडक्शन की जो प्रोसेस होती है इसमें उसी प्रीमाइसिस के रीजनिंग को कंक्लूड करके हटाया जाता है। तो लॉजिकल रीजनिंग जो है रिसर्च को और मीनिंगफुल बना देती है, ताकि, और इसी वजह से उस रिसर्च के जो भी रिजल्ट आएंगे वो बहुत बेहतर आएंगे, बहुत अच्छे आएंगे। नेक्स्ट स्टेप है एम्पेरिकल। एम्पेरिकल के अंदर जो रिसर्च है वो बेसिकली रिलेटेड है एक या एक से ज़्यादा एस्पेक्ट पर। वो रियल सिचुएशन हो सकते हैं, यानी कोई भी रियल सिचुएशन के एक से ज़्यादा एस्पेक्ट यहाँ काम आएंगे। तब ऐसी सिचुएशन में कंक्रीट डेटा के साथ डील करना बहुत ज़रूरी है, जो कि एक्सटर्नल वैलिडिटी प्रोवाइड करता है। यानी जो भी रिसर्च के रिजल्ट मिलेंगे उसकी एक्सटर्नल वैलिडिटी प्रोवाइड करता है कौन? कंक्रीट डेटा। और वो कंक्रीट डेटा कहाँ से मिलेगा? एम्पेरिकल के थ्रू। यानी यहाँ हम क्या कर रहे हैं? कंपेयर कर रहे हैं, एक या एक से ज़्यादा एस्पेक्ट है उनको आपस में कंपेयर कर रहे हैं, और कंपेयर करके जो बेहतर है, जो बेस्ट है, वो हम ले रहे हैं। तो इसलिए एम्पेरिकल बहुत ज़रूरी है। रेप्लिकेबल रिसर्च के जो रिजल्ट होंगे
वो रेप्लिकेट होना चाहिए, यानी उनका हम उपयोग दूसरी रिसर्च में भी कर सकें, ताकि जो डिसीजंस हैं वो बेहतर हो सके, रेप्लिकेट कर सके, एक से दो बना सके, ऐसे रिसर्च होनी चाहिए उसको। क्योंकि जब भी कोई रिसर्च होती है उसमें कुछ ना कुछ गैप्स होते हैं, कुछ ना कुछ कमियां होती हैं। उन कमियों को कोई अगला व्यक्ति उसी रिसर्च को यूज़ करके उन कमियों को दूर करते हुए उसको और बेहतर बना सकता है। तो ये रेप्लिकेबल थिंग्स रिसर्च के अंदर होनी चाहिए। तो ये अच्छा रिसर्च वर्क अगर आपको करना है तो आपको तीन चार चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी। पहला, सिस्टमेटिक होना चाहिए रिसर्च, लॉजिकल होना चाहिए, एम्पेरिकल होना चाहिए और रेप्लिकेबल होना चाहिए। अब हमारा अगला चैप्टर है प्रॉब्लम फेस्ड बाय रिसर्चर। रिसर्चर के द्वारा क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो सबसे पहले तो रिसर्च प्रॉब्लम क्या होती है। रिसर्च प्रॉब्लम हमने अभी तक देखा कि रिसर्च क्या होती है, रिसर्च प्रॉब्लम क्या होती है। रिसर्च प्रॉब्लम एक तरह का इशू है, एक कंसर्न है, जो कि कोई इन्वेस्टिगेटर देखता है और उसको प्रेजेंट करता है, उसको रिसर्च स्टडी के थ्रू जस्टिफाई करता है। यानी हम मुझे अगर किसी चीज़ के बारे में जानना है तो दैट इज़ माय रिसर्च प्रॉब्लम। मैं उसके बारे में खोजूंगा, उसके बारे में मैं लिटरेचर सर्च करूंगा, और लिटरेचर सर्च करके जो कमियां मुझे नज़र आएगी उन कमियों पर मैं काम करूंगा। दैट इज़ माय रिसर्च प्रॉब्लम। तो जो भी आप अभी जैसे बीच में कोरोना काल आया था, कोरोना काल में कोरोना एक हमारी रिसर्च प्रॉब्लम थी जिस पे काम करने की ज़रूरत थी, जिसमें साइंटिस्ट ने बखूबी काम किया और अभी हम सेफ हैं। तो ये एक रिसर्च प्रॉब्लम है, उस रिसर्च प्रॉब्लम को जस्टिफाइड तरीके से उसकी रिसर्च स्टडी की जाती है और उसको इन्वेस्टिगेट करके उसके प्रॉपर रिजल्ट दिए जाते हैं। तो रिसर्चर के द्वारा क्या क्या प्रॉब्लम फेस्ड होती है। रिसर्चर के द्वारा सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है टाइम और मनी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है रिसर्च के दौरान, क्योंकि हमको रिसर्च में बहुत ज़्यादा टाइम देना होता है। ये कोई 1 घंटे 2 घंटे का काम नहीं है। अगर आप केमिस्ट्री में रिसर्च कर रहे हैं तो आपको पूरे टाइम लैब में, अगर आपने सिंथेसिस रखी हुई है तो आपको 24 घंटे से लेकर 60 घंटे तक सिंथेसिस करने होती है। उस दौरान आपको लैब में उपस्थित रहना जरूरी है, क्योंकि आपकी रिएक्शन चल रही है, रिएक्शन लगी हुई है। उसमें टेम्परेचर का आपको ध्यान रखना है। टेम्परेचर कहीं बढ़ना नहीं चाहिए, टाइम कहीं अनइवन नहीं होना चाहिए। कंसंट्रेशन का ध्यान रखें, जिस भी चीज़ का सिंथेसिस कर रहे हैं उसकी। तो टाइम और मनी, मनी का ऐसे इंपॉर्टेंस है कि जो भी आपने डेटा कलेक्ट किया, अब उसका एनालिसिस, उसके कैरेक्टराइजेशन के लिए आपको बाहर भेजना होता है। तो आपको फाइनेंशियली भी स्ट्रांग थोड़ा होना पड़ेगा, तभी तो आप अपने जो भी डेटा आपने कलेक्ट किया उसका एनालिसिस कर सकते हो, उसका कैरेक्टराइजेशन कर सकते हो। बेसिकली केमिस्ट्री में न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस किया जाता है, एनएमआर किया जाता है, जो कि थोड़ा कॉस्टली होता है। तो मनी भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। रिसर्चर के पास मनी नहीं होगा तो उसकी रिसर्च प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाई। लेक ऑफ कंप्यूटराइजेशन, कंप्यूटर का नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे केमिस्ट्री की फील्ड में स्ट्रक्चर जो है हम कैम ड्रॉ, कैम स्केच के थ्रू ड्रॉ कर सकते हैं। अगर कंप्यूटर का साउंड नॉलेज है तो आप इजीली कंप्यूटर पे काम करके अपनी डेटा शीट भी बना सकते हैं, एक्सेल पे, वर्ड पे आप काम कर सकते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस बना सकते हैं। आपको अलग अलग जगह पे प्रेजेंटेशन देने होते हैं। जैसे आप देखते हैं यंग साइंटिस्ट अवार्ड लोगों को कॉन्फ्रेंस के दौरान मिलता है, उन्होंने बेहतर प्रेजेंटेशन दिया है इसलिए उनको मिला है। आपको आपके सब्जेक्ट का नॉलेज तो होना चाहिए, साथ में आप कंप्यूटर में भी आपको मास्टरी होनी चाहिए, ताकि आपको दूसरों पे डिपेंड ना होना पड़े। तो रिसर्चर को कंप्यूटर आना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी बुक्स तो कंप्यूटर पे ही अवेलेबल है, इंटरनेट पे। तो अगर कंप्यूटर पे काम आता है तो हम इंटरनेट के थ्रू बुक्स निकाल सकते हैं और उसको पढ़ सकते हैं। तो कंप्यूटराइजेशन की कमी भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तीसरी प्रॉब्लम आती है कॉन्फिडेंस। स्कॉलर के पास इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता कि वो अपनी जो बात है वो सामने वाले के पास रख सके। तो उसको कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़रूरी है कि वो जो मैं काम कर रहा हूँ वो बहुत बेहतर है और वो दूसरों को इजीली एक्सप्लेन कर सके। कॉन्फिडेंस भी होना बहुत ज़रूरी है, ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम होती है। कॉन्फिडेंस की रिसर्च स्कॉलर को, रिसर्चर को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि वो अपना
जो भी काम है वो सही तरीके से कम्युनिकेट कर सके। इसके अलावा जो कुछ प्रॉब्लम है, लाइब्रेरी मैनेजमेंट। आपके इंस्टीट्यूट में एक पर्टिकुलर बहुत अच्छी लाइब्रेरी होनी चाहिए जहाँ पे हर तरह की बुक्स आपके पास अवेलेबल हो, ताकि आपको कहीं यहाँ वहाँ भागने की ज़रूरत ना पड़े। बहुत सारी जगह ऐसी होती है जहाँ सही तरीके की लाइब्रेरी नहीं होने के कारण रिसर्चर को बहुत परेशान होना पड़ता है। उसको फिर बुक्स के लिए, जर्नल्स के लिए, रिपोर्ट्स के लिए यहाँ वहाँ घूमना पड़ता है। तो लाइब्रेरी हमारी रिच होनी चाहिए। तो ये भी एक प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है रिसर्चर को लाइब्रेरी मैनेजमेंट में। डिस्टेंस। कई रिसर्च स्कॉलर ऐसे होते हैं कि जो दूर एरिया में, रिमोट एरिया में काम कर रहे हैं। अब उनको अपनी यूनिवर्सिटी तक, अपने इंस्टीट्यूट तक आने में काफ़ी परेशानी का सामना करना होता है। तो स्कॉलर जो है वो अपने रिसर्च सेंटर पे ही काम करे, पर भी रिसर्च वर्क के लिए हमको फील्ड वर्क के लिए जाना होता है, यहाँ वहाँ दूर दराज जाना होता है। तो ये भी डिस्टेंस भी एक तरह की प्रॉब्लम है। कई सारी यूनिवर्सिटीज़ के पास अपने एनिमल हाउसेस नहीं होते। अब स्कॉलर को उस एनिमल हाउस, क्योंकि अगर फार्माकोलॉजिकल स्टडी करनी है तो एनिमल हाउस की ज़रूरत पड़ेगी। अब उसको दूसरे यूनिवर्सिटी में जाके या दूसरे प्लेस में जाके एनिमल हाउस के थ्रू परमिशन लेनी है और फिर अपना रिसर्च वर्क करना है। तो ये सारी चीज़ें जो है मैटर करती है, रिसर्च के प्रॉब्लम को बताती है। ये रिसर्च प्रॉब्लम्स हैं जो कि रिसर्चर के पास देखी जाती है। इनको दूर करके ही रिसर्चर एक बेहतर रिसर्च कर सकता है। क्योंकि अगर डिस्टेंस की प्रॉब्लम रहेगी तो रिसर्चर एक दूसरे रिसर्चर से कांटेक्ट नहीं कर पाएगा। क्योंकि रिसर्च की फील्ड में जब तक आप अपने थॉट्स एक दूसरे के साथ शेयर नहीं करते, आपके पास नया थॉट नहीं निकल के आएगा। रिसर्च में शेयरिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपको अपना काम शेयर करना है, लोगों से ही बताना है कि भाई मैं ये काम कर रहा हूँ, सामने वाला व्यक्ति अपना काम बताएगा। जब आप देखेंगे कि दो व्यक्ति बात करेंगे तो एक नया थॉट निकल के आएगा, तो उसका यूज़ कर सकते हो आप। तो डिस्टेंस इसमें बड़ा मैटर करती है। दूसरी प्रॉब्लम जो है रिसर्चर फेस कर सकता है, उसमें साइंटिफिक ट्रेनिंग। रिसर्चर को साइंटिफिक ट्रेनिंग देना बहुत ज़रूरी है। उसको बताना ज़रूरी है कि लिटरेचर सर्वे क्या होता है, रिसर्च क्या है, रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या है। ये सारी चीज़ें उसको बताना ज़रूरी है। अगर उसको नहीं बता रहे हैं तो वो उसके लिए बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। इस अगर उसको साइंटिफिक ट्रेनिंग नहीं दी गई है तो वो उसकी रिसर्च में अननेसेसरी डिले हो जाएगा। रिसर्च सही तरीके से कंप्लीट नहीं हो पाएगी, या जो रिसर्च उसने की उसके बारे में उसको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं रहेगी। हर तरह की एफर्ट रिसर्च में आपको लगाना ज़रूरी होती है, ताकि आपके जो भी रिजल्ट है वो इफ़िशिएंट हो और वो टाइम में भी कंप्लीट होना चाहिए। जैसे आप देखते हैं कुछ लोग 3 साल में अपना रिसर्च वर्क ख़त्म कर लेते हैं, उनकी पीएचडी अवार्ड हो जाती है। कुछ लोग 8 8 9 9 10 10 साल में रिसर्च कर रहे हैं। तो ये जो टाइम गैप बढ़ रहा है, ये टाइम ड्यूरेशन बढ़ रहा है, ये क्यों बढ़ रहा है? ये साइंटिफिक ट्रेनिंग की कमी की वजह से बढ़ रहा है। अगर उनको पहले से साइंटिफिक ट्रेनिंग दी गई होती तो वो जल्दी अपना काम खत्म कर सकते। इसमें एक प्रॉब्लम ये भी आती है कि कई चीज़ें हमको टाइमली अवेलेबल नहीं मिलती है, जिससे डेटा हमारा पब्लिश नहीं हो पाता है। तो टाइमली अवेलेबल भी होना चाहिए चीज़ों को। कई लाइब्रेरी में ऐसी प्रॉब्लम होती है कि वो नए पुराने रूल्स के बारे में उनको नहीं मालूम है, रिपोर्ट्स के बारे में नहीं मालूम है, गवर्नमेंट के पब्लिकेशंस के बारे में इनको नहीं मालूम है। तो ये सारी प्रॉब्लम भी रिसर्चर को फेस करनी होती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हम अगले वीडियो में फिर आएंगे यूनिट 2 लेके, और यूनिट 2 की सारी चैप्टर्स को हम कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।